एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ यही चैप्टर दोबारा से। इसका पार्ट 2 मेजरमेंट चैप्टर है ये। इसमें हम पढ़ेंगे आगे काफी सारी चीजों के बारे में। और अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसे मेरे चैनल पे वॉच कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास काफी सारे और चैप्टर्स के लिंक हैं जो कि आप देख सकते हो चैनल पे जाके। लेट्स लर्न विद प्राची। तो यस गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अब 10.4 से। तो यहाँ पे बताया गया है एंशियंट टाइम में लोग अपने फिंगर, फुट वगैरह की हेल्प से चीजों का मेजरमेंट, डिस्टेंस को मेजर किया करते थे। इसके बाद बताया गया है कि जैसे कि इंदस वैली सिविलाइजेशन के टाइम लोगों के पास परफेक्ट टूल्स नहीं होते थे नापने के लिए कोई भी चीज। तो वो भी क्या करते थे, लेंथ वगैरह नापने के लिए क्या करते थे, एल्बो, फिंगर टिप्स का यूज करते थे। इजिप्ट में भी ये पाया गया है कि लेंथ को नापने के लिए हमें बॉडी के पार्ट्स यूज करते हैं। फुट का हम बहुत यूज करते हैं। फुट से हम नापते हैं कि कितने कदम तक कितना डिस्टेंस हुआ। इसके थ्रू पहले के लोग चीजों को नापा करते थे। इसके बाद बता रखा है लोग अपने क्लोथ्स की, जो टेलर होते थे पहले, वो कैसे कैसे अपने कपड़ों को मेजर करते थे। अपने यहाँ पे चिन पे ऐसे कपड़ा रख के और ऐसे लंबे लंबे हाथों से, एल्बो के हेल्प से क्या करते थे, अपनी चीजों को मेजर किया करते थे एक एक स्टेप से। तो पहले के टाइम पे इतनी सारी एडवांसमेंट नहीं थी जैसे कि आज के टाइम पे काफी सारी एडवांसमेंट आ गई हैं। तो रोमन्स में भी बताया गया है कि कैसे स्टेप्स के थ्रू करते थे। फिस्ट यानी कि मुट्ठी और फिंगर्स की हेल्प से हम चीजों को मेजर करा करते थे। एंशियंट इंडिया में ये सब होता था। इसके बाद कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग अ फोर आर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर द गार्लैंड्स इन मैनी टाउन। जो फ्लावर सेलर्स होते थे वो फोर आर्म का, कलाई वगैरह की हाथ की यूज करते थे और अपने और बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे किसी भी तरीके की लेंथ को मेजर करने के लिए। बट इसमें मैंने जैसा कि आपको पहली वीडियो में भी बताया था, इसका मेजर डिसएडवांटेज यही था कि सबके हाथ पैरों का साइज और बॉडी पार्ट्स का साइज डिफरेंट होता है। तो इसमें कई सारी क्या होती हैं, कंपैरेबल चीजें आ जाती हैं। जो कि मैंने मेजर करा है हो सकता है वो बड़ा हो, जो कि आपने मेजर किया हो सकता है वो छोटा हो। तो आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग अपने एंशियंट टाइम में अपने फुट्स वगैरह, एल्बो वगैरह यूज किया करते थे। बट इसका मेजर ड्रॉबैक भी मैंने आपको बताया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1970 में फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम आया गया, कहाँ से आया, ये फ्रेंच से आया, ये चीज याद रखेंगे। तो वहां पे उन्होंने क्या करा, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे चीजों के साथ, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बनाया, जिसे हम आज के टाइम में किस नाम से जानते हैं, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसके बारे में बात करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। किसी भी लेंथ को अगर हम मेजर करते हैं तो वो हम मीटर में मेजर करते हैं। जैसे कि हम कोई लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम किलोमीटर में यूज करते हैं। जैसे लखनऊ और दिल्ली के बीच का हम कोई भी अगर डिस्टेंस करते हैं तो हम किलोमीटर में करते हैं। पर अगर हम अपने यहाँ से किसी शॉप को मेजर करते हैं तो हम मीटर में भी करते हैं। यानी कि छोटी जगह के लिए हम क्या करते हैं, मीटर का यूज करते हैं, और बड़ी स्पेस के लिए हम क्या, डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर भी दे रखी है कि स्टैंडर्ड 15 सेंटीमीटर की ये स्केल है, जो कि हमने अपने ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी देखी होगी और पाई जाती है। इसमें क्या है, ईच मीटर एम इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। इसके जो मीटर है उसके इक्वल डिवीजन है 100, जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। और एक ईच सेंटीमीटर है स्टेनिक, और उसमें भी सब डिवीजन है। सेंटीमीटर में भी 10 डिवीजन होते हैं। कभी आपने स्केल में देखा होगा 1 से 2 के बीच में कितनी लाइंस होते हैं, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गिनकर। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि उसमें 10 इक्वल डिवीजन होते हैं। और यहाँ पे बताया गया है, जैसे हमने छोटी क्लासेस में और भी पढ़ के हम आ चुके हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया। वी डिफाइन लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड किलोमीटर। लार्ज यूनिट्स के लिए, लार्ज डिस्टेंस को कवर करते हैं तो हम किलोमीटर यूज करते हैं। हमने बोर्ड्स वगैरह पे भी देखा होगा, रास्ते में हम जाते हैं तो लिखा होता है कि दिल्ली इतना किलोमीटर, आगरा इतना किलोमीटर। तो ये सारी क्या होती है, मेजर। किलोमीटर क्या हुआ, किलोमीटर हमारी एसआई यूनिट हुई। ओके, एक एसआई यूनिट है।
जिससे हम पता सके कि ये डिस्टेंस का। ऐसे ही मिल्क को मैंने बताया था, मिल्क को मेजर करते हैं तो लीटर में मेजर करते हैं, इसलिए हर चीज की एक अपनी एक यूनिट है। जैसे लोगों में हमारा सरनेम होता है, जैसे किसी का भी नाम कुछ भी है, क्लास में सबके सरनेम होते हैं, इसी तरीके से एसआई यूनिट्स को भी आप कास्ट की तरह समझिए। इसके बाद बताया गया है कि नाउ वी कैन ऑल रिपीट अवर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। स्टैंडर्ड स्केल की हेल्प से हम अपनी चीजों को नाप सकते हैं, हम करेक्ट मेजरिंग लेंथ को पता कर सकते हैं और डिस्टेंस को पता कर सकते हैं इस स्केल के थ्रू। आप इसे घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को एक बार करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट लोग चीजों को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों और डिवाइसेस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, टेलर टेप यूज करता है, वेयर एज अ क्लॉथ मर्चेंट क्या करता है, मीटर रॉड यूज करता है। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को मेजर करते हैं। यू कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ अ ट्री और साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। आप किसी ट्री या उसके साइज को मेजर नहीं कर सकते हैं किससे, अपनी चेस्ट या किसी मीटर स्केल से, क्योंकि कोई चीज बड़ी है। एक बड़े से पेड़ को आप छोटे से 15 सेंटीमीटर के स्केल से कैसे मेजर कर सकेंगे। तो हर चीज को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज होते हैं, जिसका हमें पता होना चाहिए। इस हिसाब से जैसे कि हमें स्मॉल मेजरमेंट करनी है तो हम अपने पेंसिल बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। पेंसिल बॉक्स को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 15 सेंटीमीटर की लेंथ का छोटे स्केल से भी हम उसे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद में बताया गया है, इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर हम कोई चीज मेजर करते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम मेंशन है। पॉइंट 1 में हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट और उसको उसकी जो स्केल का कांटेक्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसा कि आपको फिगर 10.7 में दिखाया गया है प्रॉपरली। कुछ स्केल टूटे हुए होते हैं और जीरो मार्क होती है, उनमें क्लियरिटी नहीं होती है, ठीक है, वाइप ऑफ हो जाता है उनका जो स्केल होता है। तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमें ऐसे स्केल्स यूज नहीं करने चाहिए, प्रॉपरली जो मार्क्ड हो वो स्केल यूज करनी चाहिए। ओके, ताकि और यहाँ पे एक बता रखा है कि, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, अगर किसी की लेंथ टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल, जीरो से हमें मेजरिंग करनी चाहिए, और फुल मार्क ऑफ द स्केल 1.0 सेंटीमीटर। हमें और भी तरह की स्केल्स यूज कर लेनी चाहिए, जैसे हमें 1 से भी अगर मेजर करना है तो हमें 1 से कर लेना चाहिए। उसके बाद हम उस रीडिंग को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। फॉर एग्जांपल इन 10.8 में दो रीडिंग आई हैं, at the other at the one end is 1.0 सेंटीमीटर and the other end is 14.3 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें लेंथ निकालनी है ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके चीजों का नाप कर सकते हैं स्केल के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 3 आपको दे रखी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है एक वॉल पे, फिर वहां पे निशान लगा के आपको ये देखना है, हाथ की फ्लोर से हम अपने हाथ से क्या करेंगे, या स्केल से हैंड स्पेन से मेजर करेंगे कि वो मार्क कहाँ तक लग रहा है, और इससे हम सारे लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। हाइट को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको क्या पता चलेगा कि सबके जो हैंड्स वगैरह हैं वो डिफरेंट हैं। जो सबका तो कुछ ना कुछ एरर आएगा, सबके में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होंगी, बट बहुत ही पास की रीडिंग होगी, लेकिन सब एरर्स आर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, लेकिन एरर्स तो होंगे ही। और कोई भी चीज हम अगर मेजरमेंट करते हैं उसमें एरर होना इज अ कॉमन थिंग। इसके बाद बात करते हैं 10.6 में, हमें मेजर करना है लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, जिसको हम कैसे करेंगे, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। हम मीटर स्केल की हेल्प से डायरेक्टली कर्व को कभी भी नहीं कर सकते, आप ये चीज करके भी देख लेना। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम थ्रेड की हेल्प लेंगे, क्योंकि थ्रेड को हम कैसे भी कर्व की फॉर्म में ही मोल्ड कर सकते हैं, उसे फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्केल तो हमेशा सीधा रहता है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं एक कर्व को। तो यहाँ पे बता रखा है कि जैसे इसने उस कर्व के ही हिसाब से धागे को, थ्रेड को मोल्ड किया है, उसका एक नोट इधर से पकड़ा हुआ है, एक नोट इधर से, इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। और एक कर्व लाइन पे स्केल हम यूज नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। इस तरीके से हम मार्क लगा देंगे, जहाँ पे वो टच करें एक फाइनल मार्क लगा देंगे, और इसकी हेल्प से हम उसे मेजर कर लेंगे। We can see that we need a lot of take care to ensure that we are measuring distance and the length correctly। हमें बहुत सारी मेहनत और ये इंश्योर करना पड़ता है खुद को कि हम चीजें सही से कर रहे हैं मेजरमेंट के टाइम। हम हमें स्टैंडर्ड डिवाइसेस और यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आए एटलीस्ट।
इसके बाद बात करते हैं एक्टिविटी 5 पे, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट देम। इन 10.4 कुछ ये लिस्ट दे रखी है, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट। इसके बाद बता रखा है स्कूल बैग, मॉस्किटो, सिटिंग ऑन डेस्क, पीपल मूविंग अबाउट, मे बी बटरफ्लाई, काउ है, काउ, योर हैंड, अ स्मॉल बेबी, फिश इन वाटर, अ हाउस, अ फैक्ट्री, स्टोन, अ हॉर्स। ये सारी चीजें दे रखी है। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन, विच ऑफ दीज आर मूविंग एंड विच और एट द रेस्ट। इन सारी ही चीजों में से हमें क्लासिफाई करना है कौन सी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कौन सी मोशन में है। इसी के थ्रू हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आप ये एक्टिविटी खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज रेस्ट में है और क्या ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो ये हम कैसे नोटिस करेंगे, जैसे कि हमने बर्ड्स को देखा होगा, वो एक टाइम के बाद दूसरे टाइम पे एक दूसरे प्लेस पे चली जाती है उड़ते हुए, जबकि अगर हम कहीं टेबल अपने घर पे रख देते हैं तो वो उसी जगह पे रखा रहता है। तो इसका क्या मतलब है, कोई चीज मोशन में आने की वो अपना डिस्टेंस चेंज कर रही है, वो अपना प्लेस चेंज कर रही है, और कोई चीज रेस्ट में आने की वो वहीं पे उसी जगह पे काफी टाइम तक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो मोशन के बारे में आंट की हेल्प से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख रहे हो चींटियों का। तो यहाँ पे हमने बताया गया है कि व्हाइट पेपर है, इस पे हमने मीठा डाल दिया है, शुगर डाल दी है, जिससे अट्रैक्ट करती हुई चींटियां वहां पे आ रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, उन्हें फिर अपना उन्हें ले लेके अपना रास्ता बना रही है, जा रही है अपना, मतलब अट्रैक्ट होके, मतलब लेके छोटे छोटे पीसेस को। तो हमें क्या करना है, मार्क करना है कहाँ कहाँ वो किस किस जैसे जा रही है, ऐसे थोड़ा थोड़ा मार्क कर देना है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम कनेक्ट कर पाएंगे डिफरेंट पार्ट को एरो की हेल्प से, टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज। तो ये क्या हेल्प करेगी कि किस किस डायरेक्शन में आंट गई हैं। तो इस तरीके से हमें मोशन पता चलेगा आंट का। तो यहाँ पे एक बताया गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ, शुगर भी एक दूसरे प्लेस पे से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल कर पा रही है आंट के थ्रू। तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मोशंस को आगे डिस्क्राइब किया गया है, क्या उनके टाइप्स हैं, उनका कुछ एग्जांपल फिगर्स के थ्रू बताया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मोशन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, जैसे कि कोई भी चीज में मूवमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, तो क्या है वो मोशन में है। रेस्ट मीन्स मैंने आपको बताया था, एक जगह टेबल रखा है, उसे कोई छू नहीं रहा है, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द रेस्ट मोशन। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद यहाँ पे सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हैं, जो कि हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस में। तो जैसा कि यहाँ पे एक बताया होगा, फैन है वो मूव करता है, फैन तो इधर से उधर नहीं जाता, लेकिन जो उसके हैंड्स, उसके जो ये हैंड्स होते हैं, ये सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। तो ये एग्जांपल हुआ सर्कुलर मोशन का। इसी तरीके से ये परेड में लोग सीधे वॉक कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें हम स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई सर्कुलर नहीं जाएगा इसमें। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशंस। इसी तरीके से गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, दैट इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन ये सर्कुलर घूम रही है। इस तरीके से जो क्लॉक होती है हमारी, इसके जो हैंड्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, भले हमारी क्लॉक की कोई भी शेप हो, स्क्वायर में भी हो, बट उसके जो अंदर की जो सुइयां होती हैं, उसके जो हैंड्स होते हैं, वो हमेशा सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट थ्रू होते हैं। इसके बाद यहाँ पे बता ही रखा है कि यहाँ पे सब में, जैसे कि यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये व्हील ऐसे चल रहा है, तो ये सर्कुलरली मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे आसपास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मोशन को बताते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे आपसे वही बात की गई है जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होते हैं, जब भी स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन होता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसके बाद एक्टिविटी 7 में यहाँ पे बताया गया किस तरीके से स्टोन को टाई आउट किया गया है। तो इस मोशन में क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ के अलोंग ये मूवमेंट हो रहा है इन स्टोन्स का, तो इसलिए सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। और वो इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ स्टोन फ्रॉम योर हैंड्स रिमेन द सेम। इसमें हमारे हैंड से स्टोन का जो डिस्टेंस है वो सेम है, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसके बाद बात की गई है इलेक्ट्रिक फैन की। वो भी एक एग्जांपल है सर्कुलर फैन का। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्लॉक इधर से उधर नहीं जाती है, बट जो ब्लेड हैं वो रोटेट करते हैं, ऐसे ही क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो रोटेट करते हैं, ब्लेड्स फैन के। ये सारे के एग्जांपल हैं
ये सर्कुलर मोशन के एक एग्जांपल है। इसके बाद बताया गया देन क्लॉक विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट इन सम केसेस एंड ऑब्जेक्ट्स रिपीट। इसके बाद एक और टाइप का मोशन बताया गया है, जिसमें बताया गया है सम केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स रिपीट करता है एक ही मोशन कुछ टाइम के बाद, उस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर से रिपीट हो, जैसे कि पेंडुलम का मूवमेंट। ये पेंडुलम होता है, ये क्या करता है, एक टाइम तक इस डायरेक्शन में होता है, फिर ये इस डायरेक्शन में जाता है, फिर इस डायरेक्शन में जाता है, फिर इस डायरेक्शन में जाता है, ये पेंडुलम है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना मोशन चेंज करता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, पीरियोडिक मोशंस। तो यस, यहाँ पे यही बात की गई है, मोशन ऑफ पेंडुलम, ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग स्ट्रिंग, ऑन अ गिटार और द सरफेस, ड्रम का बजना, ये सभी एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पिक्चर के थ्रू दिखा रखे हैं, जो पीछे बात हुई है, जैसे कि वायलिन की स्ट्रिंग का, ढोलक का, ये ड्रम का, और ये पेंडुलम का, और ये झूले का, ये एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद वही रिपीटेशन बैक एंड फ्रो, ये सारा रिपीट हो रहा है, वही चीज रिपीट कर रही है, जैसे पेंडुलम कभी लेफ्ट जाता है फिर राइट जाता है, इसी तरीके से। इसके बाद इसी तरीके से जो हमारे आसपास सारे मोशंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और कोई भी चीज मोशन में तब होती है जब उसकी चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसका डिस्टेंस भी चेंज होता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो यहाँ पे आई होप आपको रेस्ट एंड मोशन का पता लग गया होगा, और इस चैप्टर में आपको डिस्टेंस और मेजरमेंट के बारे में पता होगा आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और इसका फर्स्ट पार्ट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं तब। और यस गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज देखिएगा, और भी सारे लिंक्स हैं सारे चैप्टर्स के। तो यस गाइज, थैंक यू।